तो ट्रेन जब चली और खिड़की से बाहर नीचे लटका हुआ तुम्हारा हाथ विदा की मुद्रा में किसी बिंधे हुए पक्षी के पंख की तरह फड़फड़ाने लगा तो अकस्मात मेरा मन बिलखने सा लगा। मैं जानता हूँ कि इस बार मैं जरा सा तुम्हें मना करता तो तुम लखनऊ जाना रोक सकती थी, लेकिन मैं जानता था कि इधर मैं जिस मन स्थिति में था उसमें मैं तुम्हें बार बार दुखी करता, और मीनल, केवल मीनल इस समय तुम्हें संभालने में समर्थ है। मेरा सारा मोह बार बार कहता था कि मैं तुम्हें रोक लूं, पर पिछले 1 महीने मीनल के जो पत्र कलकत्ते से आए उनके कारण तुम बेहद थककर चूर हो चुकी थी, और मेरा ये अंतर मंथन भी तुम्हें झेलना पड़ता तो तुम निश्चित ही बीमार पड़ जाती। लेकिन तुम सामने थी ना, तो मेरी विहलता भी मानो मछली हुई थी। ज्यों ही ट्रेन चली और मैं अकेला रह गया, ये मुझे लगा कि जैसे कुछ भी तो नहीं हुआ। ट्रेन चली गई, प्लेटफॉर्म खाली रह गया और मैं डाल से डाल में अटक कर गिरते हुए पीले पत्ती की तरह ठहर ठहर कर गेट की ओर बढ़ने लगा। गाड़ी निकाली, कॉफ़ी हाउस आया, एक प्याला कॉफ़ी पी। इतने में मानिक मिले। मानिक ने कहा कि जबलपुर से चंदन बिबिया के पति आए हैं, बिबिया को कुछ ऑपरेशन होने वाला है, खतरनाक सा। मैं बहुत चिंतित हुआ, तुरंत गाड़ी भगाता हुआ अस्पताल पहुंचा। कहीं कुछ न था। बिबिया प्रसन्न थी और मुझे देखकर खिल उठी थी। चुपचाप अकेली पड़ी थी। बड़ी भाभी उनका सिर दबा रही थी। बगल में पालने में बच्चा पड़ा था। बच्चे की कलाई में एक चूड़ी पड़ी थी जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। बिबिया मुझे देखते ही बोली, कहो कुंतल की गुलाब, तुम्हारी पटरानी कहाँ है? हमने जब बताया कि महाराज हर्षवर्धन की महारानी को महाराज हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गई तो बिबिया और भी प्रसन्न हुई। जब मैंने बताया कि उनकी मीनल के लिए एक लड़का जबलपुर में देखा गया है और वो सबको पसंद आया है, तो बिबिया और भी पुलकित हुई। बोली, हमसे मिलने कुंतल कभी जबलपुर नहीं आई, पर अब अपनी प्राण प्रिय सखी से मिलने जबलपुर आएंगी। कुंतल पर तो उनकी प्राण प्रिय सखी का अधिकार है, वह उसके पास ठहरेगी, पर मेरा अत्यंत लोभी तथा झूठा भाई मुझे छोड़कर कहाँ ठहरेगा। अस्पताल में शाम हो गई थी। मैं लौटा तो सिविल लाइंस में परेश भैया, उनकी पत्नी और चुन्नी बीबी मिल गए। सभी बहुत जिद करते रहे साथ चलने को, पर मैं नहीं आया। बहुत इच्छा थी अस्पताल से सीधा घर जाऊं और संतोला से मिलूं, पर नहीं गया। और बस ख्याल आते ही पता नहीं क्यों मन स्थिति जो हल्की हुई थी फिर बेहद भारी हो गई। इस स्थिति में देव बाबू से भेंट हुई। चांद निकल आया था और मैं अजब ही मूड में था। बेहद अकेलापन मुझे लग रहा था और मुझे बेहद याद आ रही थी मीनल, और बेहद याद आ रही थी कुंतल। तमाम इधर उधर की बातें करने के बाद देव बाबू को इस बात का पता नहीं कैसे आभास लग गया कि मैं अंदर से बहुत सुस्त हूँ। उसने तुरंत पूछा, कुंतल अपनी सखी के साथ चली गई है क्या? मैंने बताया हाँ। तो देव बाबू रात 11:30 बजे तक मेरे साथ टहलता रहा और बहुत सी बातें होती रहीं। अपने सुस्त और उदास होने के कितने झूठ मूठ के कारण मैंने उन्हें बताए होंगे। लौट कर आया तो इतना थक चुका था कि कह नहीं सकता। अन्ना केरेनिना के 25-30 पृष्ठ पढ़े और सो गया। रात को बहुत ठंड थी, पर गहरी नींद आई। सुबह 5 बजे ही नींद खुल गई। उठा, मुंह हाथ धोया, सोचा डायरी लिखूं, पर नहीं लिखी। 7 बजते बजते मोटर स्टार्ट की और चल दिया। कहाँ मुझे नहीं मालूम था। बस गाड़ी चलती जा रही थी और मैं दरवाजे से टिका शिथिल बैठा था। गाड़ी कानपुर रोड पर चली, खुसरो बाग रोड पर चली, चौक की ओर मुड़ी, खुलदाबाद के दोनों फाटक पार किए और डफरिन अस्पताल के गेट में मुड़ गई। पर इस समय मरीजों से मिलने का समय तो है नहीं, मैं करूँगा क्या? और बिबिया के पास सुशीला इधर क्यों आई? अभी तो कल शाम को मिलकर गया हूँ, इस समय मिल ही नहीं सकता। मिलूँगा भी तो बात क्या करूँगा? पर अस्पताल के अंदर बेवक्त गाड़ी लाकर लौटा ले जाने से भी तो कोई लाभ नहीं। मैं बिबिया के बेड की ओर बढ़ा तो देखा बिबिया चादर ओढ़े पड़ी थी। देखते ही मधुर मुस्काई और बोली, पास आओ। पास जाने पर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, कहो शोभन, कुंतल चली गई तो अब सुबह उठकर चाय पीने चले आए हो? तुमने संतोला समझ रखा है? मुझसे चवन्नी वसूल कर लो कि चाय के लिए। मैं तुम्हारे लिए एक पैसा नहीं खर्च करूँगी, समझे? लालची और झूठे भाईजान। मैं चुपचाप हंसता रहा। फिर बिबिया बोली, सुबह 5 बजे से तुम्हारी बातें हो रही हैं। किससे? हमने पूछा। संतोला से। वह रात को बिबिया के पास रही थी और सवेरे से उठकर दोनों बतिया रही थी। मैं कुछ कहूँ कि पीछे के दालान से मुँह हाथ धोकर आंखें पूछते हुए संतोला कमरे में मुझे देखकर हंसी। सिर्फ इतना कहा, उस दिन शाम को तुम्हें आना नहीं था तो कह क्यों गए थे? सारी शाम सब लोग तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। 10 मिनट हो गए थे। मैं कमरे के बाहर चला आया। संतोला से कहा, चलो बाहर बातें करेंगे। बाहर आए
अब इसके बाद की बातें तुम्हें लिख रहा हूँ। ये वे बातें हैं जो पात्र के मन में कहीं पर दूसरे ने अच्छी तरह सुन ली। दालान की सीढ़ियों से उतरते हुए शोभन और संतोला। संतोला ने कहा, कहो शोभन, कुंतल गई तो फुर्सत मिलने लगी? जानती हूँ कि उसमें डूब गए हो। शोभन, नहीं संतोला, मैं बहुत अभिशप्त हूँ। डूब पाता कहीं किसी में पूरी तरह तो बहुत चैन मिलता। बहुत कुछ उसमें डूब चुका है, पर कुछ नहीं डूबा तो नहीं डूबा। नहीं संतो, इस बार जानबूझकर मैं कम आया। संतोला, अच्छा किया। ज़्यादा आकर भी क्या होता, फुर्सत भी तो नहीं मिलती बात करने की, और अब बात भी क्या करनी है कुछ। शोभन, हाँ एक और बात कहनी है, सुनो संतोला। बहुत कुछ जो मुझ में मर चुका था, उसे लगता है फिर से जिलाने के लिए यम के सामने एक यमी आ खड़ी हुई है। मैं मरना नहीं चाहता संतोला, फिर से जीना चाहता हूँ, लेकिन फिर से जिलाकर कोई मरने को छोड़ दे ये भी नहीं चाहता। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं चाहता। पर क्या इस बार सचमुच अमृत मिल सकेगा? क्या जो होठों से लगा वह अमृत है? संतोला जैसे मेरे मन का भाव समझ जाती है, बहुत ममता से डूबी हुई आवाज़ में पूछती है, संतोला, क्या बात करनी है शोभन? बोले, अच्छा आज बातें करेंगे। मैं भी चाहती हूँ तुम जियो। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, पर चाहती हूँ कोई संपूर्णता जिला दे। कुंतल ने जितना किया, क्या उसके लिए मैं उसकी आभारी नहीं हूँ? पर जो दूसरा अंश अब भी धीरे धीरे मर रहा है, उसे कोई जिला दे तो मेरी अंतरात्मा पर थोड़ा और बोझ है, उससे भी मुझे मुक्ति मिलेगी क्या? सुनो, अगर कहीं भी अमृत है तो उसे पीने में क्यों हिचकते हो? पर सुनो भी तो, ये अमृत देने वाला कौन है? इसे एक यमी का असली नाम बताओ। शोभन, अरे तुम नहीं जानती, उनका नाम है बेनो, बेनो जी। वही जो सोन मछली रेड फाइटर मेरे मन से तुम्हें धीरे धीरे पी गई थी, और तुम दुग्ध धवल हो ना, उछले दूध की तरह। पगली, ऊपर से नाना कहती थी, मैंने दूध का कटोरा सामने रख दिया, कहा पीना होगा तुम्हें। मैं कुंतल नहीं हूँ कि तुम्हारी जिद मान लूँ। शोभन, मगर संतोला, फिर इतना कष्ट क्यों हुआ मुझे? बेहद बेहद। सबसे अजीब ये कि एक बार फिर भी तुम्हारा सहारा मैंने नहीं चाहा, न कुंतल का, न बेनों का। संतोला, तुम थोड़े जिद्दी हो, थोड़े घमंडी। सो अपने संपूर्ण अहम को जब किसी को भी अर्पित करते हो, तब पहले ये याद आता है कि एक पागल, मजबूर और कमज़ोर संतोला को अर्पित किया था। कोई फल नहीं निकला। नहीं, अब मन चाहे जितना कहे किसी को अपना व्यक्तित्व अर्पित होने को आकुल आतुर, फिर तुम्हें याद आता है मेरा पराजित व्यक्तित्व, जिसे तुमने पूजा था, और तुम खींच, कटुता, विषाद, खिन्नता और अंत में आंसुओं में फूट पड़ते हो। पर अब बस करो, एक बार और विश्वास करो, दे डालो ना अपने आप को। मैं कह रही हूँ, जानती हूँ इसके बाद भी तुम्हारे जीवन से नहीं मिट सकती। कुंतल अपने को देना जानती है, मैं नहीं जानती थी, पर अब बहुत कुछ जो मुझे आता था वह बेनों का आता है। धीरे धीरे उसे सपनों की उन गलियों को मोड़ देना भी आ जाएगा, जहाँ पहुँचकर तुम सचमुच कला सर्जन के स्तर पर पहुँच तुरंत जाते हो। एक बात और है, सुनो, बेनों में मुझसे ज़्यादा साहस है, ठहराव है, और बहुत कुछ है जो मुझ में नहीं था। ये सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। छोटे छोटे वाक्य प्रकट में बोलकर बाकी ये सारी बातें मन में होती रहीं। इतने में सन्नो आई और उसने बताया कि जबलपुर से जीजा जी आए हैं। मैं तुरंत गाड़ी लेकर घर गया। संतोला गाड़ी पर जाने को राजी नहीं होती थी। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किस मोड़ पर किधर घूम जाओ और भटकते रहो, तुम रद्दी किस्म के ड्राइवर हो। खैर, मैंने उन्हें गाड़ी में ठूसा और बीच चौक में से होकर उन्हें घर पहुंचाया, और रास्ते में कोई बात नहीं की। वे पीछे की सीट पर बैठी थी और मुझे बार बार ये लगता था, आगे की सीट पर मेरे बार बार संकेत करने पर भी, कि पीछे संतों के पास बैठो। बहनू जी, गोल्ड फिश रेड फाइटर आराम से सामने की सीट पर बैठ गई और अपने रूखे रूखे केस झुला रही हैं, और बड़े गुमान से कह रही हैं, मैं तो सबकी दुलारी हूँ, तुमसे डरती थोड़ी हूँ शोभन। ज़्यादा मुझे डांटोगे, फटकारोगे तो कर दूंगी तुम्हारी शिकायत कुंतल जी से। मैं चुपचाप बेनू जी की इस व्यवहार से कुछ हार कर, कुछ खींच कर, कुछ मन ही मन प्रसन्न होता हुआ चुपचाप गाड़ी चला जा रहा हूँ। अतरसुइया पार कर ली, अब चौड़ी सड़क आ गई। मैंने गाड़ी रोकी कि भैया मिले। भैया से बातें होती रहीं। घर पहुँचा तो जीजा जी मिले, बेहद प्रसन्न। भाभी ने कॉफ़ी बनाई थी, कॉफ़ी और जलेबी का नाश्ता हुआ। मैं लौटा तो मन शांत था। कॉफ़ी हाउस गया, घर आया तो मैं खत लिखने बैठा।
2:30 बजे हैं। कुंतो मेरी अभिन्न मित्र, मेरी साथिन। मैं चाहता था कि कुछ दिन अकेले रहकर अपने सारे जीवन का पुनर्मूल्यांकन करूँगा, अपने में बिल्कुल डूब कर। लेकिन लगता है अब मैं अपने से भी बातें करूँगा तो वो बिना तुम्हारे माध्यम के नहीं कर पाऊँगा। तुमसे बातें करता हूँ तभी अपने को समझ पाता हूँ। अच्छा, एक काम करो जिसके लिए मैं बेहद उत्सुक हूँ। काम काज उत्सव समारोह से जरा सा अवकाश मिलने पर थोड़ी देर के लिए बेनू से मिलने की कोशिश करो और उससे निम्नलिखित संदेश कह दो। सुनो बेनू, मेरे मन की द्विधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूँ, गंभीर अथाह समुद्र की भांति। और उस अथाह समुद्र में गोल्ड फिश रेड फाइटर कलोल कर रही है और समुद्र अपनी विशाल लहरों जैसी बाहों में समेटे हुए सारी विपत्तियों से उसे अभयदान दे रहा है। एक अजीब तूफान ने जो समुद्र को झकझोरने की कोशिश की, उससे समुद्र हारा नहीं, अंत में विजयी साबित हुआ। हाँ, तूफान के कारण समुद्र में जो विक्षोभ हुआ, उससे समुद्र के अंतराल में कब से डोलती हुई कई चीज़ें सतह पर आ गईं। उनमें से कुछ काई और सिवार हैं, कुछ रत्न, मुक्ता और अमृत। काई और सिवार अपने आप गल जाएंगे, बहुत कुछ गल गए। मुक्ता, रत्न और अमृत सभी को अर्पित है तुम्हारे माध्यम से। अच्छा सुनो, वहाँ खूब प्रसन्न रहना, सबको खूब प्रसन्न रखना। मीनल को मेरा आशीर्वाद कहना। तुम्हारे साथ पिताजी क्या मीनल को भेज रहे हैं? कब? मेरा ख्याल है तुमने शायद खत लिखकर छोड़ दिया हो। सदा सदा के लिए आबद्ध शोभन। कैसी तन्मयता थी इन शब्दों में, सदा सदा के लिए आबद्ध। बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इस शब्द का अनुभव हो कि शब्दों में भी प्राणों का संपादन होता है। पत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा अनुभव हुआ जैसे शब्द नन्हे नन्हे पक्षी हों जो कलरव कर रहे हों और कलरव करते करते मेरे आसपास सिमट आए हों। कितनी ही देर तक मैंने शब्दों की उस एकांत निकटता का आस्वादन किया, तभी आहट हुई और लगा कोई आ रहा है। कल्पनाओं का वह परिवेश अनायास टूटा और मैं यथार्थ के धरातल पर आ गई। मुझे खींच हुई कि एकांत भंग करने वाला वो कौन है? वो मीनल थी। मीनल को देखकर मैं फिर सहज हो गई। मीनल ने सहज कौतूहल वसाते ही पूछा, शोभनदा का खत था ना? बहुत कॉन्फिडेंशियल ना हो तो एक आध पंक्ति मुझे भी पढ़ा दो। उस समय तूने मुझे छेड़ा था, अब मैं तुझे छेड़ूंगी। तेरे बारे में तो विशेष रूप से कुछ लिखा गया है, लेकिन देखने नहीं दूंगी। मीनल आरक्त होकर उदास हो गई। निश्चय ही मैं उसकी संवेदना को छेड़ना नहीं चाहती थी। तुरंत ही उसे बाहों में खींच लिया और आग्रह से पत्र उसके हाथों में दे दिया। मैंने ध्यान से देखा कि पत्र पढ़ने के बाद वो उदासी की दुनिया से लौटी नहीं, बल्कि जाने किन गहराइयों में डूब गई थी। उदासी की गहराइयों में डूब डूब जाने वाली मीनल के वे क्षण उस समय मैं पहचान नहीं पाई थी। आज वो सब समझ में आता है। आज ये भी समझ में आता है कि शब्दों में झलकने वाला प्राण स्पंदन भी चाबी भरे खिलौने की उस गति की तरह होता है जिसके समाप्त हो जाने पर वही खिलौना क्षण भर में निष्प्राण हो रहता है। 2 दिन शब्दों में बसी उस पलक से एकांत आलाप करते बीत गए। एकांत का हर क्षण साक्षी था कि मैं अपने अंतर्मन में वहाँ अकेली नहीं थी। शोभन वहाँ थे, लेकिन अगला दिन वैसा ही नहीं रहा। हंसी खुशी भरे का वातावरण अनायास ही कड़वा हो उठा। मैंने सुना, नीचे से तीखी आवाज़ आ रही थी, मीनल के भाई साहब की। सदा सहज और सागर की तरह शांत रहने वाले मीनल के भाई जैसे बरसों से ठंडे पड़े किसी ज्वालामुखी की तरह आग बरसा रहे थे। मैं चौंक गई। क्षण भर को विश्वास न हुआ कि जो सुन रही हूँ वो सच है, लेकिन वो सच था। क्षोभ के कारण वे शायद परिस्थिति तक भूल गए थे। उनके चीखने के साथ साथ मीनल की रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं उठकर जीने तक आई, पर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उनके शब्द बरछों से भी अधिक तीखे थे। क्रोध के कारण वे संयम भूल गए। वे कह रहे थे, अपनी बहन का सुहाग लूट रही थी उसी के घर में रहकर। कलकत्ता गई थी नौकरी और रिसर्च करने, या जीजा जी के बिस्तर पर सोने। तेरा तो गला घोटकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसी तरह बकते हुए वे शायद दूसरे कमरे में चले गए थे। मीनल के रोने की आवाज़ थोड़ी देर तक आती रही थी और फिर बंद हो गई थी। नीचे उतरने की इच्छा फिर भी नहीं हुई। थोड़ी देर में वहीं ठहरकर मैं वापस लौटने की हुई कि नीचे शोर मच गया। वहाँ खड़ी नहीं रह पाई। आशंकित मन लिए जल्दी जल्दी नीचे उतरी। मीनल रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसकी बेहोशी के कारण अचानक भाग दौड़ मच गई। फर्श से उठाकर उसे पलंग पर लिटाया गया और ठंडे पानी के छींटे दिए जाने लगे। मुझे जैसे काट मार गया। मीनल होश में आकर भी सहज नहीं हो सकी। पागलों की तरह इधर उधर अजनबी दृष्टि से देखा और अस्फुट स्वर में बोली,
मैं तो जीजी जी के घर से आत्महत्या ही करने निकली थी, पर कुंतल की बड़ी बड़ी आंखों की ममता भरे आंसुओं ने मुझे रोक लिया। सुगंधा की बाहों ने मुझे मरने नहीं दिया। मैं तो उनकी ही धरोहर हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मीनल स्वस्थ न हो पाई, चीख कर फिर बेहोश हो गई। उसके बाद उसे बीच बीच में होश आया, वे तो केवल इतना कि वह फटी फटी आंखों से आसपास देखकर फिर शांत हो गई। खुशी, उल्लास और बच्चों की किलकारियों से भरा घर एकदम मनहूस हो गया था। अब और रुकने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या कहूँ। सुबह बहुत जल्दी नींद खुल गई। ना चाहते हुए भी नहाई धोई और अपना सामान समेटकर सूटकेस में डाल लिया। भारी मन लिए नीचे मीनल के कमरे में आई। मीनल होश में थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगा वह अर्ध विक्षिप्त है। डॉक्टर ने बिल्कुल सुबह ही आकर कुछ दवाइयाँ दे दी थीं। मीनल की हालत देखकर मन और भी खिन्न हो गया। सोचा था कि रात भर में सहज हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा ही। मैंने सोचा कि शोभन को शायद इस बात का अनुमान भी होगा ना कि मीनल के कारण वातावरण कैसा भारी हो गया। संभवतः इस समय भी वे यही समझ रहे होंगे कि उनकी कुंतल और मीनल गीत भरे माहौल में डूबी होंगी। काश काश उन्हें पता होता कि वहाँ में दिन सहसा काले हो गए हैं। अभी कल ही तो मिला था उनका पत्र। मैंने कल रात एक पत्र स्टेशन पर जाकर डाला था और एक सुबह। उम्मीद है उनमें से एक पत्र मिल चुका होगा और शायद इस खत के साथ मिले वह पत्र जिसमें मेरा गोपन संदेश है और मीनल के नाम एक पत्र। मीनल के नाम पत्र। काश मीनल पत्र पढ़ने लायक मनस्थिति में होती। हल्के से कराहती और फिर अचेत हो जाती है। इससे अधिक उसे होश ही कहाँ है। शोभन ने लिखा है। मन बेहद उदास होने लगा। ज्यों ही इस कमरे में उसी प्रकार लेटा जैसे सोमवार की रात बिल्कुल जागते हुए काटी थी। शोभन के शब्दों का संसार, काश मीनल भी उस संसार की एक झलक ले सकती। घने अंधेरों में जाती हुई मसाल और रक्त कमल, कौन जाने केवल रेत का घर हो और लाल कमल। जाने दो उसकी बात। फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है वो सब बाजी पर लगा दूंगा। बल्कि वो लिख रहा है, बल्कि वो खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तो शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा। हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। क्या लिखना छोड़ा जा सकेगा? तुम तो कुंतल तब भी मुझे प्यार करोगी ना, जब मैं बड़ा लेखक नहीं रहूँगा। अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व, वैभव, समृद्धि, तेज वाला व्यक्ति नहीं रहूँगा। रक्तकमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊँगा ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वह कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। रक्तकमल यानी मीनल। क्या शोभन को यह पता होगा कि वो यहाँ अचेत है, टूटी और हारी हुई? और अगर मालूम हो तो क्या उनके अंतर कभी सब कुछ टूट जाएगा और पराजित हो जाएगा? लेकिन इस टूटन से ही क्या केवल रक्तकमल जुड़ सकती है? सहसा अपनी फूल बगिया में लौट जाने की एक तीखी अनिवार्यता मुझे महसूस होने लगी। लगा जैसे वहाँ कुछ है जिसे चलकर तुरंत अपनी अंजुरियों में समेट लेना होगा, और इसमें थोड़ी सी भी देर असह्य ही नहीं बल्कि किसी सीमा तक घातक भी होगी। लेकिन यहाँ परिवेश की एक ऐसी उलझन की तरह था जिसमें सहज होना कठिन था। किससे और किन शब्दों में कहा जाए कि मेरा मन अपने संसार में लौटकर उसे आंचल में भरने को हो आया है। रक्तकमल के फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है वह सब एक बार बाजी पर लगा दूंगा, ताकि वह खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तब शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा। हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। कहाँ तक लड़ूंगा, कहाँ तक अपने आप को टूटने से बचाऊंगा? वहाँ रक्तकमल के टूटने के साथ साथ जिसके टूटने का डर था वही तो है मेरा संसार। उसको इस तरह टूटते हुए छोड़कर जाने पर वहाँ मेरे अपने संसार में कब तक कुछ जुड़ा रह सकेगा? अब अचानक मुझे ये भी लगा कि मीनल की ये यातना मुझ पर भी किसी अनहोनी के बादल की तरह घिरती आ रही है। घुटन और बेचैनी धीरे धीरे इतनी अधिक बढ़ गई कि मुझे लगा कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। शाम तक सारा दिन किसी बियाबान रेगिस्तान की तरह थक थक कर पार किया। शाम को नौकर ने आकर एक और खत दिया। कमरे में उदास धुंधलका घिर गया था। चाह कर भी रोशनी जलाने की इच्छा नहीं हुई। पत्र हाथ में लिए देर तक नन्हे अक्षरों में लिखा पता देखती रही। बार बार ऐसा लगता जैसे इसमें कोई भूल हो, या जैसे एक नाम काटकर दूसरा नाम लिखा गया हो, या जैसे वह संबोधित किसी और को था लेकिन भटक कर कहीं और आ गया। उससे मैं आशंका नहीं कह सकती,
लेकिन वहाँ द्वंद्व था। उस द्वंद्व की परिभाषा देना कठिन है। हाँ, एक निराकार मन अवस्थित था। अपने आप को समेट कर उठी और बत्ती जलाई। नितांत असंपर्कित होकर पत्र खोल डाला। मुझे इतना नहीं बांध लेना चाहिए था अपने आप को कुंतल से कि आज मेरा मन कर रहा है कि एकदम होलडोल बांधूं और टिकट लेकर चल दूं। कल शाम कटरे का एक रामदल निकला था और सारे क्षेत्र में सैकड़ों लाउड स्पीकरों पर चारों ओर से गीत बज रहे थे। बेहद सन्नाटा और ठंड थी। मैं रात को स्टेशन जाकर तुम्हें खत छोड़कर लौटा था। कल दिन को मैंने 2 गैलन पेट्रोल भराया और दिन भर गाड़ी चलाई। कम से कम 50 मील तो दौड़ाई होगी, मनोरी से थरवई तक। बेकार बेतहासा उसकी बेहद थकान थी और नौकर भी मेला देखने गया था। जितना खाली घर था उससे भी ज़्यादा अथाह खालीपन और उदासी अंदर थी। मैं ऐसा पराधीन निर्भर क्यों होता जा रहा हूँ? ऐसा तो कभी नहीं था, अब और नहीं। और ज़्यादा बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। पत्र के पीछे दूसरा पत्र भी था, लेकिन उसे देखा नहीं। अपने को संबोधित पत्र में जो मुट्ठी भर आश्वासन मिल पाया था उसे मैं यत्न से सहेज लेना चाहती थी। पराधीन और निर्भर तो शोभन से अधिक मैं थी। मीनल को होश आ गया था, लेकिन मन से वह बिल्कुल ही स्वस्थ नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसे मुझे पहचानने में भी कठिनाई हो रही हो। साहस करके मैंने उसके माथे पर हाथ रख दिया। मेरी हथेली थोड़ी देर वहाँ रही और फिर उसके चेहरे पर एक छाव उभरा और आंखों की कौर से कनपटी तक आंसुओं की एक रेखा खिंच गई। अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर उसने मेरी हथेली थाम ली। बोली कुछ नहीं और फिर अचानक मैंने देखा मेरी उंगलियों में वह कुछ टटोल रही है। मेरी उंगली में पड़ी हुई वही मीने वाली अंगूठी उसने उतारी और खींचकर अपनी हथेली में दबा ली। एक क्षण के लिए मैं अवसन्न रह गई। मुझे लगा जैसे नीले कमरे के छज्जे से मुझे किसी ने अपनी फूल बगिया में धकेल दिया हो और फूल बगिया में मेरे चारों ओर फूलों की बजाय जंगली कांटेदार झाड़ियाँ हैं और उन झाड़ियों से न जाने कितने अमानवीय चेहरे लगातार मुझ पर हंस रहे हैं। मैं सिहर उठी।